हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जीपैट का एग्जाम बहुत मैटर करता है फॉर एमफार्म एडमिशन। बट हमें टोटली जीपैट के एग्जाम के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें और भी अपने ऑप्शन ओपन रखने चाहिए। और इन सब ऑप्शन में एक ऑप्शन है, आपको गेट का एग्जाम भी देना चाहिए। जब आप गेट का एग्जाम देते हैं तो आप किसी भी आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में आफ्टर बी फार्मेसी एमटेक के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मेसी। जब आप एमटेक के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 12,400 रुपीज़। और जब आप डायरेक्ट पीएचडी करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है 31,000 रुपीज़ प्लस एचआरए, जो कि जेआरएफ की फेलोशिप है। और आफ्टर 2 ईयर आपको एसआरएफ की फेलोशिप मिलती है, जो कि है 35,000 रुपीज़ प्लस एचआरए। क्या गेट क्वालिफाई करना फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ईजी है या नहीं, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर में हम काफ़ी इंडल्ज हो जाते हैं जीपैट के एग्जाम के लिए। तो हमें गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कब करनी चाहिए और कब इसके एग्जाम को हमें देना चाहिए, और ये सब देखते हैं हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम गेट के एग्जाम रिलेटेड कुछ डेट देख लेते हैं। 2023 में इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में हुआ था। एडमिट कार्ड जो मिला था वो जनवरी में मिला था, और इसका जो एग्जाम हुआ था वो फरवरी में हुआ था। जो इसका रिजल्ट निकला वो निकला 16 मार्च को। तो गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन आपके जीपैट के एग्जाम की प्रिपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करती। अगर आपको गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जुलाई से लगना पड़ेगा और दिसंबर तक आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जीपैट का एग्जाम आपको पता ही है मई में होता है, तो इसके लिए आप जनवरी से लग सकते हैं और अप्रैल मई तक आप जीपैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो गेट का एग्जाम है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 ईयर तक होती है। अगर आप अपनी फार्मा के 3rd ईयर में भी ये एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आपका जो गेट का स्कोर है वो वैलिड रहेगा जब आप अपनी बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके होंगे। और जैसे ही आपका गेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा आप एक सेफ जोन में होंगे, तब आप जीपैट का एग्जाम बहुत रिलैक्स मूड में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं गेट का एग्जामिनेशन मोड क्या होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 3 आवर का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें टोटल नंबर क्वेश्चन आते हैं 65। तो यहाँ पर जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि गेट का एग्जाम आप लाइफ साइंसेज में दें। लाइफ साइंसेज का कोड है एक्सेल। अब हम बात करते हैं लाइफ साइंसेज में कौन से सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस आते हैं। कल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का हो, बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, फार्मेसी का स्टूडेंट हो, तो केमिस्ट्री सभी के लिए कंपलसरी है। और इन बाकी 5 सब्जेक्ट में से आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा फार्मा स्टूडेंट को कौन से 2 सब्जेक्ट आपको इसमें से सिलेक्ट करने चाहिए सो दैट कि आपका गेट का एग्जाम क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं गेट के एग्जाम का पैटर्न। तो जनरल एप्टीट्यूड के 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब जनरल एप्टीट्यूड से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कल केमिस्ट्री जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी ब्रांचेस के लिए, 1 मार्क का 5 और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, मतलब 25 मार्क्स का कल केमिस्ट्री से आता है। और उसके बाद आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, और उन 2 सब्जेक्ट से 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के भी 10 और 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 60 मार्क्स का इन 5 सब्जेक्ट में से जो भी आप 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसमें से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जिसमें 65 आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब हम नेगेटिव मार्किंग देखते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है 2/3। तो अब हम कुछ स्टैट्स की बात करते हैं जिसके बेसिस पर मैं ये कहूँगा कि फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम करना बहुत ईजी है। अगर मैं गेट ऊपर 2022 की बात करूँ तो लाइफ साइंसेज में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ गया था 33, मतलब आउट ऑफ 100 33 मार्क्स आए थे। और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था 22.5। 2022 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लाइफ साइंसेज के लिए अपीयर हुए थे वो थे 40,000, और 30,000 ने ही उसमें से एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें से 7,000 ने गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ जीपैट के एग्ज़ाम के साथ। जीपैट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है वो है 80,000, ओके, जिसमें से नियर अबाउट 80,000 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने गए हैं। और अगर मैं 10% क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखूँ तो 8,000 स्टूडेंट आउट ऑफ 80,000 इस जीपैट के एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 में से 7,000 क्लियर हो रहे हैं, इसमें यहाँ पर 80,000 में से 8,000 क्लियर हो रहे हैं। तो कौन सा एग्ज़ाम ईजी है, किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ईजी है? तो गेट का एग्जाम फार्मा के स्टूडेंट के लिए क्वालिफाई करना इजी है। और मैं आपको बता चुका हूँ गेट के एग्जाम की जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर तक रहती है। अगर आप 3rd ईयर में भी गेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो यू आर इन ए सेफ जोन। अब मैं 2023 के स्टैट्स की बात करता हूँ। तो इसके लिए 6.70 लाख स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था सभी 29 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से 5 लाख लोग ही एग्ज़ाम देने गए थे, और क्वालिफाई हुए थे आउट ऑफ 5 लाख 1 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किया था गेट का एग्ज़ाम। ये मैं पूरे के पूरे 29 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो सेम ही है, 40,000 देने गए थे, 30,000 एक्चुअली एग्ज़ाम देने गए थे, और उसमें 7,000 अपीयर हुए थे। तो गेट का एग्ज़ाम फार्मेसी स्टूडेंट के लिए क्लियर करना बहुत ईजी है। और यहाँ पर आपको एक और रीज़न बताता हूँ कि क्यों ईजी है। जनरली जिन स्टूडेंट का MBBS नहीं क्लियर होता वो या तो फार्मेसी करते हैं, और जिनका फार्मेसी क्लियर नहीं होता तो वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं, BSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब लेते हैं।
और या फिर कोई इंजीनियरिंग मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं जो इन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पर फार्मा के स्टूडेंट को थोड़ा टैलेंटेड समझता हूँ कंपेयर टू अदर ब्रांच स्टूडेंट। तो मेरे लिए ये कहना ईजी है यहाँ पर कि फार्मेसी के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। केमिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये 12th क्लास का सिलेबस है, जो आप थोड़ा बहुत आपने बी फार्म के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पोज करके ये सिलेबस देख सकते हैं और आप जब देखोगे तो आपको टोटली लगेगा कि ऐसे आपने 12th में पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। तो मैं आपको कहूँगा जितने भी गेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं फार्मेसी के स्टूडेंट, वो बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट लें। रीज़न क्या है कि आप थर्ड ईयर में बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे। सेकेंड या थर्ड ईयर में बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है और ये आपका पार्ट आपके सिलेबस में ही है, और ये थोड़ा बहुत पार्ट आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके होते हैं। रिसेप्टर, लिगैंड, हार्मोन, डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फार्माकोलॉजी में ही आप इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ इसमें सेल साइकिल के बारे में भी आता है, जो आप अपनी बी फार्म बायोकेमिस्ट्री में जरूर पढ़ोगे। तो आपके लिए बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस भी कवर हो गया और साथ ही साथ गेट का सिलेबस भी कवर हो गया। मैं यहाँ पर फार्मेसी के स्टूडेंट को कहूँगा कि बॉटनी सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं प्लांट्स में। हम इतना ज़्यादा उसके डाइसेक्शन या टेक्सोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ते, और बॉटनी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें नियर अबाउट 9 चैप्टर हैं बॉटनी के। तो ये आप रहने दीजिए, बॉटनी मत दीजिएगा। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप जो रेड में मैंने लिखे हुए हैं, ये सब आप अपने माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में पढ़ते हैं या पढ़ चुके होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म है, इसमें आप सेल साइकिल वगैरह अपने बी फार्मेसी के सिलेबस में पढ़ेंगे। कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, ये आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये भी आप अपनी माइक्रोबायोलॉजी की बुक में पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत ये बायोकेमिस्ट्री से भी मैच होता है, मतलब जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे वही आपका माइक्रोबायोलॉजी में भी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जूलॉजी। जूलॉजी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा फार्मेसी स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डीपली इन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। ऑल्दो हमने थोड़े थोड़े ऊपर से पढ़े होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली आ जाता है और इसमें नंबर ऑफ जो चैप्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है जूलॉजी में तो आप ये पढ़ सकते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर रिसर्च में आपको हेल्पफुल हो। मैं फार्मा के स्टूडेंट को कहूँगा कि वो एक सब्जेक्ट ये फूड टेक्नोलॉजी जरूर अपने उसमें रखे चॉइस में। रीज़न ये है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और टर्पीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। ये है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जो थोड़ी बहुत आप माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में पढ़ेंगे, और अगर आप ये एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग। ये सारा आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स का ही सिलेबस है, बस इसमें फूड के बेसिस पे पैकेजिंग एंड टेक्नोलॉजी है। हमें दवाइयों के बेसिस पर पैकेजिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, बाकी सारा का सारा प्रिंसिपल इसमें सेम रहता है। तो मैं जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके होंगे। अगर आप बायोकेमिस्ट्री ले रहे हैं तो उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी रख लीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसके साथ फूड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को रख लीजिए। बॉटनी बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि बॉटनी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप जूलॉजी ले रहे हैं तब आप बॉटनी साथ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा पड़ेगा और इन दोनों को एक जैसा पढ़ना बहुत आसान होगा। अगर आप जूलॉजी रख रहे हैं तो इसके साथ एक ईजी सब्जेक्ट फूड टेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।